नमस्कार साथियों, 10वीं कक्षा हिंदी विषय के अंतर्गत पूरक पुस्तक या सहायक पाठ्य पुस्तक संचयन भाग 2 का पहला पाठ हरिहर काका, जिसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। हमने यहाँ पर कहानी के आगे के भाव को इस दूसरे वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। पहले में देखा कि किस प्रकार से हरिहर काका और लेखक के बीच में दोस्ती, ठाकुरबाड़ी का विस्तार कैसे हुआ, हरिहर काका के परिवार में कौन कौन लोग हैं और उनकी कितनी जमीन जायदाद है, खेत है, इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे। हरिहर काका के परिवार के अलावा महंत किस तरह से हरिहर काका को अपने पक्ष में लाकर भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर अपने पक्ष में लाकर उसकी जमीन को कैसे लेना चाहता था, इन सब के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए हैं। हमने देखा कि कोई भी जब घटना होती है तो उसके दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष में और एक विपक्ष में, एक अपोजिट में और एक फेवर में, पक्ष में होते हैं। हरिहर काका के संदर्भ में भी दोनों तरह के लोग हैं। एक वे लोग हैं जो ठाकुरबाड़ी में जाकर ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर सुबह शाम हलवा पूड़ी खाते। ऐसे लोगों को लेखक ने पेटू और चटोर किस्म के लोग कहा है। दूसरे वर्ग में हरिहर काका के भाइयों के समर्थक थे, जिसको प्रगतिशील विचारों वाले लोग कहा गया। वे मूल रूप से किसान हैं, क्योंकि कृषक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर काका की जमीन उनके भाइयों को मिले। इधर इस घटना के बाद गांव में कई प्रकार की आशंकाएं लोगों के मन में था। हरिहर काका को महंत समझाने के बाद उसके उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा। हरिहर काका से कई तरह की बातें की महंत ने, लेकिन हरिहर काका अपने मन में ये निश्चय कर चुके थे कि वह अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे, न ही अपने भाइयों के नाम और न ही मंदिर या ठाकुरबाड़ी के या महंत के नाम, क्योंकि वह इतना तो जरूर समझदार हो गया था कि यदि जमीन किसी के नाम लिख देगा तो उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो जाएगा, यानी बैठे बैठे देखते रहना। क्योंकि हरिहर काका पूरी तरह से अनपढ़ है, लेकिन अनपढ़ होते हुए भी वह समझदार है, परिस्थितियों को वह अच्छी तरह से समझता है। इसलिए वह जमीन किसी के नाम नहीं करने का निश्चय किया। उधर महंत जी बार बार हरिहर काका की टोह में लगे रहते। जब भी एकांत पाते उसको बोलते कि विलंब न करो हरिहर, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन बय कर दो, वसीयत लिख दो, और तुम मरोगे तो फिर आपकी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा। तुम्हारी सारी जिंदगी ठाकुरबाड़ी में बीतेगी, आराम से राज करोगे।
हरिहर काका महंत की बातों का कोई जवाब नहीं देता। उनको मालूम है कि यदि हाँ बोल दिया तो उनके परिवार वाले नाराज हो जाएंगे और नहीं बोला तो महंत जी नाराज हो जाएंगे। इसी दुविधा में वह पड़ा हुआ था। बहुत दिन हो गया। महंत जी को लगने लगा था कि अब हरिहर काका का जो प्रभाव है के ऊपर जो प्रभाव है वह धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे लग रहा था मानो जाल में फंसी चिड़िया धीरे धीरे पकड़ से बाहर हो रही है। तब उन्होंने एक गुप्त योजना तैयार करता है और वह है अपहरण का। अपहरण मीन्स किडनैपिंग का, जबरदस्ती करने का। क्योंकि महंत का स्वभाव लड़ाकू और दबंग प्रकृति का था। वे लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। अपनी योजना को कार्य रूप में बदलने के लिए जी जान से जुट गया, पूरी गोपनीयता कॉन्फिडेंटल के साथ। और इस तरह से एक दिन वही होता है, हाल की बात है, आधी रात के आसपास ठाकुर बाड़ी के जितने भी साधु संत और उनके पक्षधर थे, सभी लोग अपने हाथों में भाला, गड़ासा, बंदूक ये सब से लैस होकर हरिहर काका के दलान में आ पहुंचे। और हरिहर काका के भाइयों को इसकी बिल्कुल भनक नहीं थी। पहले कि वो जवाबी कार्रवाई करें और उनसे गुहार लगाएं, लोगों को जुटाएं, तब तक महंत के समर्थक उनको अपनी पीठ में लाद कर 9-2-11 हो गए। गांव में इस तरह की पहली घटना है। किसी ने इस तरह की घटना नहीं देखी थी न सुनी थी। लोग, कुछ शुभचिंतक हरिहर काका के भाइयों के घर में जुटने लगे। कुछ मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने लगे, बातचीत करने लगे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। हरिहर काका के जो भाई लोग हैं वे लोग उनके साथियों के साथ खोजने के लिए निकले। लगा कि ये काम महंत का है। पूरे दल बल के साथ ठाकुर बाड़ी पहुंचते हैं। वहां जाकर देखते कि पूरा शांति है। प्रतिदिन की भांति ठाकुर बाड़ी का जो मेन डोर था, फाटक था, वह भी बंद था। रात में पूरा सन्नाटा था। उन्हें लगा कि ये काम महंत का नहीं बल्कि बाहर के डाकुओं का है और वो हमसे मोटी रकम लेकर, मोटी हर्जाना लेकर छोड़ेगा, क्षतिपूर्ति लेकर छोड़ेगा, ऐसा सोच रहे थे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करने की सोच रहे थे। उसी समय ठाकुर बाड़ी के अंदर से सामूहिक रूप से धीमी गति से आवाज आने लगी। तब सबके कान खड़े हो गए, चौकन्ने हो गए, सतर्क हो गए और उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका ठाकुर बाड़ी में ही है। बस क्या, ठाकुर बाड़ी का फाटक पीटने लगे। उसी समय ठाकुर बाड़ी की छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। यानी उधर से पूरी व्यवस्था थी, पत्थर, बजरी, कंकर सब फेंकने लगे। उसको देखकर सब लोग तितर बितर होने लगे, अपने अपने हथियार संभाले। हथियार संभालने के पहले ही ठाकुर बाड़ी के अंदर से खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई और एक नौजवान युवक के पैर में गोली लग गई। जैसे ही गोली लगी वह गिर गया और गिरते ही उनके हरिहर काका के भाइयों के जितने समर्थक थे, पक्षधर थे, सब लोग भाग खड़े हुए। अब बच गए 3 भाई। अब वो देखे कि 3 भाइयों से इस युद्ध को जीतना संभव नहीं है। इसलिए चूंकि उसका गांव कस्बा है, कस्बा का मतलब न तो वह शहर है न गांव है, गांव से बड़ा है, शहर से छोटा है,
उसको कहा जाता है कस्बा। और उस कस्बे में एक पुलिस स्टेशन था, पुलिस थाना था। वहाँ ये लोग पहुँच गए। इधर ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ विश्वासी साधु हरिहर काका को सफ़ेद कागजों पर अंगूठे के निशान जबरदस्ती ले रहे थे, क्योंकि हरिहर काका पढ़ा लिखा नहीं था। महंत के इस व्यवहार से हरिहर काका जैसे आसमान से जमीन पर आ गए थे, क्योंकि उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि महंत इस रूप में भी आ जाएंगे। उनके लिए महंत आदरणीय एवं श्रद्धेय था, लेकिन इस घटना ने हरिहर काका के मन में महंत के प्रति घृणा का भाव, नफरत का भाव, पापी होने का भाव भर दिया। अब वह उसकी सूरत भी देखना नहीं चाहता। फेस, चेहरा। लगने लगा कि उससे तो अपने भाई का परिवार ही ठीक है। अब हरिहर काका अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन होने लगा, लेकिन वह भगे तो भगे कैसे, क्योंकि उनको तो पकड़ करके बैठे हुए थे। जितने साधु संत थे वे सब लोग पकड़ कर बैठे हुए थे। महान जी उनको समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए यह सब किया गया है हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर जबरदस्ती की, लेकिन तुम बाद में कुछ समझ जाओगे। तुम धर्म संकट में थे, इसलिए आपको इस धर्म संकट से छुड़ाने का एक ही रास्ता है, इसलिए हमने अपहरण किया। ऐसा महंत हरिहर काका को मानो सफाई दे रहे। एक वो ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान ले रहे थे और उन्हें समझाने का कार्य भी चल रहा था। दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने के पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुंचे। उस पुलिस जीप में तीनों भाई, ये नंबर याद रख लीजिए, तीनों भाई, एक दारोगा और पुलिस के 8 जवान। कितने हो गए? पुलिस के 8 जवान, तीनों भाई और एक दारोगा, 9 3 12, 12 मेंबर्स वहां पर पहुंच गए। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक का दरवाजा, फाटक पर आवाज लगाई। दरवाजे पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। पुलिस वालों ने ठाकुरबाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। अब सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगे। तब तक वो अपना अपना मोर्चा संभाले हुए थे। हरिहर काका की सोच अलग थी। वे सोचे थे कि जब पुलिस वाले यहाँ पर आएंगे तब ठाकुरबाड़ी के अंदर से उनके ऊपर हमला होगा, जैसे पिछले में हुआ। रोड़े पत्थर मारे जाएंगे और जितने भी साधु संत हैं रंगे हाथों पकड़े जाएंगे, यानी गलती करते हुए पकड़े जाएंगे और उनको पुलिस पकड़ लेगी और हम अपने भाई को छुड़ाकर घर ले जाएंगे। ऐसा वे लोग सोचे थे, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुबह होने में थोड़ा सा समय था, इसलिए सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगे। अर्ली मॉर्निंग, बड़े सवेरे ठाकुरबाड़ी का जो फाटक खोलने तथा साधु संतों को आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज लगाई गई। हवाई फायर भी किए गए, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। तब एक 80 साल का, 80 वर्ष से अधिक की उम्र का एक बूढ़ा साधु, ओल्ड साधु, लाठी के सहारे, लकड़ी के सहारे चलते हुए, उसका शरीर कांप रहा था, हाथ पैर कांप रहे थे। वृद्धावस्था में बुजुर्ग व्यक्तियों के हाथ पैर कांपते हैं, तो वैसे उस बूढ़े साधु के हाथ पैर कांप रहे थे, शेकिंग हो रही थी। लाठियां पकड़ा था, लाठी पकड़े थे और दरवाजा खोलने के लिए आया। वृद्ध साधु के पास पहुंचकर
हरिहर काका तथा ठाकुर बारी के महंत पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन वह बिल्कुल मना कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उनसे पूछा, डांट लगाई, धमकियां भी दी। हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। पुलिस वाले ऐसी स्थिति में उनसे दूसरे माध्यम से भी बात उगलवा सकते, जैसे मारपीट करके, लेकिन साधु की उम्र इतना था कि उसको छोड़ देना ही उचित समझा। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुर बारी की तलाशी लेने लगे। सभी तरफ छानबीन करके देखे। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की, कोई भी व्यक्ति नहीं मिला सिवाय उस बूढ़े साधु के। इधर हरिहर काका के भाइयों की चिंता बढ़ गई। ठाकुर बारी के महंत और साधु संत हरिहर को लेकर कहाँ भाग गए। सोचने लगे अब क्या होगा। सोच रहे थे कि हमने काफी पैसे खर्च करके पुलिस वालों को लाए थे, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। वे अपने अंदर गर्व महसूस कर रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर बारी के जितने भी कमरे थे सबको खोलकर देख लिए, उनकी तलाशी ली गई। बाद में जिन कमरों की चिटकिनी बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्रित हो गए। उस कमरे की चाबी की कुंजी की मांग की। बूढ़े साधु ने बिल्कुल कह दिया, मेरे पास इसकी कोई चाबी नहीं है। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने जवाब दिया, अनाज है, चावल है। पुलिस इंचार्ज सोच रहा था कि इस कमरे को क्या करें, ताला तोड़कर देखें कि ऐसे छोड़ दिया जाए। उसी समय अचानक कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान बिल्कुल सावधान हो गए। अब फिर वो जाने वाले थे, वो बंद कर दिए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खोला गया। जैसे ही ताला तोड़कर कमरे का दरवाजा खुला, हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। आप चित्र में देख सकते किस तरह से दरवाजा खुलने के बाद वह हरिहर काका किस स्थिति में है। उनका खून खौल उठा, क्रोध उफरने लगा, अत्यधिक क्रोधित हो गए। महंत, पुजारी, अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो उसको जीते जी नहीं छोड़ते, ऐसी हालत में था। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध दिए गए थे। उनके मुंह में कपड़ा ठूंसकर बांध दिया गया था। देखो चित्र में भी दिखाई दे रहा है कैसे उधर पुलिस के जवान दरवाजा खोले, अंदर में कैसे उसके रस्सी से बंधे हुए हाथ पांव, मुंह में कपड़े की पट्टी स्पष्ट दिखाई दे रही है। और वह लुढ़कते हुए दरवाजे तक आया था और पैरों से दरवाजा पर धक्का लगाया था। काका को उस बंधन से मुक्त किया गया, मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुर बारी के महंत, पुजारी, साधुओं की सभी काली करतूतों का उन्होंने पर्दाफाश किया, उनकी कारनामों को उजागर किया। वह कहने लगा, साधु नहीं, ये डाकू, हत्यारे और कसाई हैं। उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए, पीछे के दरवाजे से भाग गए बोल रहे कि, और उन्होंने कई सादे और लिखे हुए कागजों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए। इस तरह से सारी घटना को पुलिस के सामने प्रस्तुत किया। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उसके प्रत्येक शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा की भावना व्यक्त हो रही थी। जीवन में वह किसी के खिलाफ भी इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग नहीं किया होगा जो उन्होंने आज ठाकुर बारी के महंत, पुजारी और साधुओं के प्रति कर रहे थे।
अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें उनके दालान वाले बरामदे वाले कमरे में नहीं बल्कि घर के अंदर रखा गया था, किसी बहुमूल्य बहुत ही कॉस्टली आइटम, बेशकीमती वस्तु की तरह, जैसे कोई सोने चांदी हो, छिपा कर रखे। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने भी सुरमा थे, सूरवीर थे, लड़ाके थे, सबको बुला लिया गया। हथियार जुटा लिए गए जैसे महंत और साधु संतों ने जुटाए थे। 24 घंटे उसकी पहरेदारी होने लगी। किसी कारणवश हरिहर काका घर से गांव में निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते। रात में चारों तरफ से घेर कर सोते। भाइयों ने अपनी ड्यूटी भी बांध रखी थी। आधे लोग सोते, आधे लोग जगते, रोज पहरा देने लगते। इधर ठाकुरबाड़ी का दृश्य और भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में पहुंच गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया था, क्योंकि हरिहर काका को लेकर गांव पहले से ही 2 भागों में बंट गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगी थी। हरिहर काका एक सीधे साधे, सरल, भोले किसान की अपेक्षा एक चतुर और ज्ञानी हो गए थे। वो समझ गए थी कि उनके भाई अचानक उनको इतना आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान क्यों करने लगे। उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है, जमीन जायदाद। अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। इसी गांव में और कई जायदादहीन भाई हैं, उनको कौन पूछता है। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी अब उनको समझ में आ गई थी। ठाकुर जी के नाम पर वह अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। वह निजी स्वार्थ के लिए साधुओं ने पूजा पाठ करने का ये ढोंग करता है, दिखावा करता है। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं। हरिहर काका बोल रहा है, छल बल कल किसी भी तरह, जिसको बोलते ना साम दाम दंड भेद, किसी भी तरह से पैसा कमाना, धन अर्जित करना, बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। और अपने इस इरादे के लिए साधु संतों ने, महंतों ने ठाकुरबाड़ी को माध्यम बनाया। एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन ये तय कर लिया कि अब महंत को वे अपने पास तक फटकने नहीं देंगे। साथ ही अपनी जिंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा वह दूध की मक्खी हो जाएंगी। दूध की मक्खी मतलब बेकार की वस्तु, अनोपयोगी वस्तु। लोग निकाल कर उनको फेंक देंगे, कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं, और बुढ़ापे का वह दुख बिताए नहीं बीतेगा। ऐसा हरिहर काका अपने मन में चिंतन कर रहा है, सोच रहा है, और ये निश्चय कर लिया कि अब वह जीते जी अपनी जमीन किसी को नहीं देंगे, न तो भाइयों को और न ही ठाकुरबाड़ी के महंत को। तो इस तरह से साथियों, हमने और आधे भाग से ज़्यादा को इस दूसरे भाग में वर्णन कर चुके। हम इसको यहीं पर विराम देते हैं। बाकी बचे भाग को हम तीसरे वीडियो के रूप में
तीसरे भाग के रूप में कहानी को पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।